अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़िर ख़िदमत हूँ लेसन नंबर 6 के साथ, बेसिक लर्निंग फॉर लारावेल। हमने अपने लास्ट लेसन नंबर 5 के अंदर सीखा था कि किस तरीके से हम लोग बल्क डाटा इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर यूजिंग डेटाबेस सीडर्स और फैक्ट्रीज़। डेटाबेस में आपने देखा है कि मैंने आप लास्ट में मैंने बताया था कि मैंने एक ऑर्डर का टेबल इंसर्ट किया, उसके अंदर एक कॉलम बनाया कस्टमर आईडी, जिसको मैंने लिंक करना है। अभी किया कुछ भी नहीं, एक कस्टमर आईडी का बस एक कॉलम बनाया है और किसी कस्टमर के नाम 5 ऑर्डर्स और किसी कस्टमर के नाम भी 10 ऑर्डर्स, इस तरह करके मुख्तलिफ ऑर्डर्स मैंने रखे हैं और ये कस्टमर्स का टेबल है, उसके अंदर उसके लिंक से इस आईडी से मैंने उसको लिंक करवाना है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि एक टेबल बनाकर HTML का और इसको डिस्प्ले करवाते हैं, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे, ये मैं ज़रा बंद कर लूँ बाकी के फ़ोल्डर्स। हाँ जी, रिसोर्सेज व्यू, नहीं सॉरी, रूट्स। रूट्स के अंदर web.php, यहाँ पे मैं एक नया पेज बनाता हूँ, नया राउट बनाता हूँ। अच्छा, राउट से क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो मेरे जहन में ना एक कमांड आ गई। मैं देखना ही चाहता हूँ कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कितने राउट्स अभी तक बनाए। तो कमांड लाइन में आके आप एक कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट है या राउट्स लिस्ट है, राउट लिस्ट है जी। ये देखें, ये जितने भी अभी तक मैंने राउट्स बनाए हैं ना, उनकी आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। स्लैश का एक राउट है, गेट मेथड पे बना हुआ है। API स्लैश यूज़र का ये बिल्ट इन, ये API के लिए जब हम API सीखेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लिए। कस्टमर का एक गेट मेथड के ये मैंने अभी तक बनाए। ये जो आपको दो पोस्ट के ये इनके दरमियान एक गेट ये वाला नज़र आ रहा है, ये मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली ये बिल्ट इन जो कुछ लाइब्रेरीज़ हम लोगों ने इंस्टॉल की हुई हैं, इसके साथ ही ये उन लाइब्रेरीज़ ने ये वाले राउट्स बनाए हैं अपने ही मकसद के लिए। ये बाद में हम इसको देखेंगे, अपडेट कॉन्फ़िग वगैरह इग्निशन। ओके, ये राउट्स हैं जो आप एक कमांड लगा के, कमांड को मैं फिर रिपीट करता हूँ, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट आप ले सकते हैं। मेरे जहन में आगे राउट बनाते हुए मैंने कहा चले मैं आपको ये कमांड भी बता दूँ। ओके, मैं एक नया राउट बनाने जा रहा हूँ, स्लैश कस्टमर्स, और मैंने कस्टमर के नाम का एक कंट्रोलर पहले से बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, कस्टमर कंट्रोलर। उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से कस्टमर कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर जो कि मैंने अभी तक बनाया नहीं मेथड, मैं कहता हूँ कस्टमर लिस्ट। इसको कॉपी करता हूँ, कस्टमर क्लास के अंदर जाता हूँ और कस्टमर क्लास मुझे मिलेगी ऐप में, HTTP के अंदर कंट्रोलर, ये कस्टमर कंट्रोलर इसके अंदर आ गए। ये एक नया मेथड पब्लिक फंक्शन बना दिया है मैंने, इसमें रिटर्न करवाता हूँ टेस्ट, बस अभी इतना ही रिटर्न करवाया। वापस आता हूँ, किधर गई वेब, बंद हो गई, यहाँ से खोल लेते हैं। ये इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, नेम कस्टमर, राउट नेम मैंने दे दिया। ओके, अब मैं जाता हूँ वापस ब्राउज़र पे। यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले मुझे PHP आर्टिसन सर्व वेब सर्वर को रन करना पड़ेगा जी। अब देखता हूँ, स्लैश कस्टमर नॉट फाउंड, यस, इसलिए कि मैंने कस्टमर्स के नाम का बनाया है और मैं सर्च कर रहा हूँ कस्टमर, एंटर।
कस्टमर्स, ये टेस्ट लिखा था मैंने उसके अंदर, ये आप देख सकते हैं कंट्रोलर के अंदर आके, कस्टमर कंट्रोलर। ये एक्स्ट्रा फाइल्स बहुत ज़्यादा खुली हैं, मैं इनको बंद करता हूँ। कस्टमर सीडर, यूज़र फैक्ट्री, ऑर्डर, यू वांट टू सेव कस्टमर डॉट पी एच पी, यस सेव कर देते हैं। ओके, ये कस्टमर कंट्रोलर है और उसके अंदर मैंने ये बनाया था। अच्छा, अब मैं इसकी व्यू की फाइल बनाता हूँ। ब्लेड फाइल जो मेरा पीएचपी का टेम्पलेट इंजन है, वो रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पे कस्टमर्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी राइट क्लिक करके बना सकता हूँ, और दूसरा मैं कमांड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरा जो ये खुला हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट, और ये ऑलरेडी ये बिज़ी है, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैंने ये ओपन किया, कहाँ पड़ा है, हाँ ये एक और कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया, 2 कमांड प्रॉम्प्ट हो गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू कस्टमर्स, एंटर। ये देखें यहाँ पर ये कस्टमर्स का इजाफा हो गया, ये इसने खुद ही बनाया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो मास्टर टेम्पलेट वाले में लेआउट एक बनाई थी, और लेआउट को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए एक्सटेंड्स, ये लेआउट्स का फोल्डर है, इसके अंदर ये ऐप है, मैं वही लेआउट्स डॉट ऐप सेव। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश, तो हाँ, इसको लेआउट को मुझे उसमें कॉल भी तो करना है। सेव किया कस्टमर कंट्रोलर में, यहाँ पर वो मैंने टेस्ट ही कॉल किया। व्यू लेआउट का नाम है कस्टमर्स, सेव। अब जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश। ये देखें, ये लेआउट थी जो कि हम लोगों ने नाइस एडमिन की बनाई थी। यहाँ पर हम लोग अब सारे अपने कस्टमर्स शो करवाएंगे टेबल बना के। अच्छा, और उसके अंदर दूसरी चीज़ थी, वापस चलते हैं, सेक्शन बनाया था कंटेंट एंड सेक्शन एट द रेट से, इसके अंदर मैं H1 टेस्ट, रिफ्रेश जी, यहाँ पे मैं कस्टमर्स को शो करवा देता हूँ। क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी, अभी मैं उससे नहीं खेल रहा। अच्छा, अब मैं एक तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दूँ कस्टमर्स लिस्ट, ठीक है जी। वापस कंट्रोलर पे जाता हूँ, यहाँ पे व्यू के अंदर अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस की क्यूरी लगानी है और सारे कस्टमर्स उठाने हैं इस तरह से। कस्टमर का करता हूँ, जो जी मॉडल है उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑल सारे कस्टमर्स आ जाओ, और ये जो वेरिएबल कस्टमर्स है इसके अंदर मेरे पास सारे कस्टमर्स की लिस्ट है। मैं इसको ऐसे उसके साथ पास कर देता हूँ। अब ये जो वेरिएबल कस्टमर्स है ये व्यू में चला जाएगा, और यहाँ व्यू के अंदर मुझे इसकी एक्सेस हासिल है। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब यहाँ पे हमारी डेटाबेस की एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि डेटाबेस की कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, और मैं सारा स्टेटस, उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है लारावेल की, जिसे हम कहते हैं डिबग बार, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब मैं सर्च करता हूँ लारावेल डिबग बार, डिबग बार फॉर लारावेल, ये उसी का ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है। चलो मैं इस पे आ जाता हूँ, कोई भी लिंक खोल लें। यहाँ पे जो उन्होंने इंस्टॉल करने की कमांड दी है, ये देखें, ये इस तरह की बनेगी। मैं भी दिखाता हूँ आपको इंस्टॉल करके। वो कॉपी की कमांड ये है, उसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पेस्ट किया और इंतज़ार किया।
ये अभी इंस्टॉल हो जाएगी कंपोज़र की मदद से। नहीं जी, अगर आपने इसको इनेबल करना है तो आप अपनी इन्वायरमेंट फ़ाइल के अंदर जाके डिबग ऑन कर लें। अगर इसको डिसेबल करना है तो उसको जाके ट्रू फॉल्स की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इतनी देर इंस्टॉल हो रही है, मैं कोड्स में आता हूँ। कोड्स में मेरे पास ये इन्वायरमेंट फ़ाइल पड़ी है, इसके अंदर ये जो वैल्यू होती है ऐप डिबग बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। अगर ये ट्रू होगी तो हमारी डिबग बार भी नज़र आएगी, इसको ट्रू ही रखते हैं। और ये ज़रा कंप्लीट हो जाए इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को, तो आप देखेंगे कि डिबग बार नज़र आएगी और उसमें जितनी डेटाबेस की क्यूरीज़ हैं, जितनी मेमोरी यूज़ हुई है, सारा कुछ आपको नज़र आएगा डेटाबेस के अंदर। उस ले जी, कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलेशन डिबग बार की। अब मैंने वो रोक दिया था वेब सर्वर, इसको मैं चला लेता हूँ दोबारा से। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें बॉटम पे आपको डिबग बार नज़र आएगी क्यूरीज़ वाले सेक्शन में। अच्छा, इसमें आप ज़रा, मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल बताऊँ। ये देखें, ऐसे ही ठीक है, ओके। ये देखें 22 MB मेमोरी यूज़ हुई है इस स्क्रिप्ट को रन होने में, और 619 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम लगा है। क्यूरी 1 में इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें सिर्फ एक क्यूरी इस्तेमाल हुई है, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और इस क्यूरी ने 13.78 मिली सेकेंड टाइम लिया। ठीक है, मेरे कितने रिकॉर्ड्स इसमें आए इस तरह, तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ऑल कस्टमर्स तो हम लोग कभी भी नहीं उठाते। हम लोग क्यूरी लगा के जितने कस्टमर्स हमें चाहिए होते हैं, पूरा टेबल बहरहाल आप इस तरीके से उठा सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, मैं ना कहता हूँ टोटल कस्टमर्स, जो वेरिएबल मेरे पास आया हुआ है कस्टमर्स का काउंट, उसकी काउंट शो करवा दो। सेव किया, ब्राउज़र में आते हैं और इसको मिनिमाइज़ करके फ्रेश करते हैं। 1171 1171 कस्टमर्स इनकी तादाद है, वो यहाँ पे शो हो गई, यानी टोटल इतने रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं इन कस्टमर्स को डिस्प्ले करवाता हूँ एक टेबल की मदद से। टेबल, और पहले टी हेड बना लेता हूँ, TR TH। पहले कॉलम में आईडी शो करते हैं, दूसरे कॉलम में नेम शो करते हैं, और तीसरे कॉलम में हम लोग उसका ईमेल शो करते हैं, ये कस्टमर है। चौथे कॉलम में हम लोग उसका फ़ोन नंबर शो करते हैं। डेट्स ऑल, इतना करते हैं। टी हेड से नीचे टी बॉडी, काम क्यों नहीं करता बाज़-औक़ात जी, टी बॉडी। अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ, फॉर ईच कस्टमर्स एज कस्टमर। ये मैंने फॉर ईच का लूप लगाया, कस्टमर्स का जो ऑब्जेक्ट था उस पर अंदर मैंने कस्टमर आईडी प्रॉपर्टी। अभी मैं इतना करता हूँ, लेट्स सी, या चले रिफ्रेश। ये देखिए जी, टेबल बन गया। टेबल को मैंने कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया, उसने सिंपल टेबल बना दिया। मैं टेबल की जो हम लोग बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं डिज़ाइन, इसमें टेबल और टेबल बॉर्डर्ड ये क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की। ये देखें बॉर्डर्ड टेबल बन गया, ये डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं बाकियों के कॉलम्स। नेक्स्ट था कस्टमर नेम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो कस्टमर्स है ये एलोक्वेंट लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी जो डेटाबेस की जो लाइब्रेरी है उसका नाम एलोक्वेंट है, जो कि लारावेल के अंदर इस्तेमाल होती है। उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ये कस्टमर एक सिंगल रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट है,
मल्टीपल रिकॉर्ड्स कस्टमर्स में थे, मैंने लूप लगा के सिंगल सिंगल रिकॉर्ड उठाया। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आप एज ऑब्जेक्ट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अरे भी, यानी अरे को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है ना, ऐसे करके आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चलें इसको ऐसे ही शो करता हूँ, कस्टमर्स और ईमेल /td, कॉपी ले लेते हैं, और आखिरी चीज़ रह गई है फ़ोन। मैं उसको मर्ज़ी मेरी, मैं जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ फ़ोन ऐसे। अब देखें रिफ़्रेश, कोई एरर नहीं आएगा। आप डजेंट मैटर जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करें, एज आ अरे ऑब्जेक्ट या एज आ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टोटल 1171 रिकॉर्ड्स हैं। दूसरा ये है कि इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, मेरे पास 5000 रिकॉर्ड, 10,000। तो इस तरह जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये पेज, अभी तो मेरे लोकल कंप्यूटर पे रन हो रहा है ना, इसलिए ये क्विकली एक टेबल जनरेट हो गया। मगर आप जब एक ह्यूज एप्लीकेशन बनाते हैं और वहाँ पे डाटा भी ज़्यादा होता है, तो आप इस तरह से शो नहीं कराते, आपको फिर उसकी पेजिनेशन करनी पड़ती है, पेजिनेशन बनानी पड़ती है। और पेजिनेशन बनाना नहायत आसान। आपने सिंपल क्या करना है, जब आप एलोकेंट की क्यूरी लगा रहे हैं, आप ऑल लिखने के बजाय लिख दें पेजिनेट, दैट्स ऑल। होगा क्या, बस जाके रिफ्रेश करें, लीजिए 15 रिकॉर्ड सिर्फ आपको शो हुए हैं, 15 रिकॉर्ड्स की पेजिनेशन होगी और ये पहला पेज है। उस सूरत में आपने ये टोटल कस्टमर्स की तादाद लिखने के लिए अभी हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे काउंट का। याद रखें, काउंट का मेथड इस्तेमाल होता है जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर करंटली कितने ऑब्जेक्ट, कितने आइटम्स अवेलेबल हैं उनको काउंट करने के लिए। तो चूंकि हमने उठाए ही 15 रिकॉर्ड्स हैं पेजिनेशन करके, और ज़रा वापस चलते हैं और इस मरतबा ज़रा क्यूरी पे नज़र दौड़ाएं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 15, उसने ऑटोमेटिकली 15 रिकॉर्ड्स की पेजिनेशन कर दी। ये आप अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं, परेशान ना हो। और इनकी टोटल तादाद लेने के लिए मुझे टोटल तादाद भी तो चाहिए, मैंने वो डिस्प्ले करवानी है कि टोटल कस्टमर्स हैं कितने मेरे पास। उसके लिए उसने क्यूरी खुद ही लगा दी है, देखें काउंट की, मैंने कुछ नहीं किया, एलोक्वेंट कर रहा है, मैंने पेजिनेट किया। टोटल यहाँ पे तादाद शो करने के लिए जहाँ पे आपने अभी काउंट लिखा है वहाँ पे आप लिख दें टोटल, दैट्स ऑल, सो सिंपल, टोटल आ जाएगी 1171, यही था टोटल। क्यूरीज 2 हो गई। आप नोट करें कि आपकी जो मेमोरी है ये नॉर्मल यूज़ होता है 20 MB का, और 1.15 मिली सेकेंड है। ये तो जब हमने पहले डिस्प्ले करवाया था उस वक्त मैंने नोट नहीं की, डेफिनेटली वो ज़्यादा ही होगा टाइम। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो मेरे पास 15 के बजाय मैंने ज़्यादा या कम पेजिनेशन का साइज़ बदलना है। तो बहुत आसान, जब आप कोड लगा रहे हैं पेजिनेट, उसके अंदर यहाँ ब्रैकेट में बता दें कि मुझे 20 रिकॉर्ड्स चाहिए, नहीं चाहिए 15। सेव करें, वापस रन करें, रिफ्रेश, देखें क्यूरी पे नज़र मारें, लिमिट 20, ऑफसेट 0। अब मुझे पेजिनेशन के लिंक्स भी चाहिए, मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, क्या करूं? नो वरीज, बहुत ही आसान। जहां आपने टेबल डिस्प्ले करवाया है आपने कुछ नहीं करना, सब लारावेल ने करके आपको दिया हुआ है। एक डिव बनाएं, उसके अंदर आप लिखें ऐसे। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि अभी तक मैं ब्लेड के अंदर जितनी चीज़ें डिस्प्ले करवाता रहा हूँ ना, वो डबल ब्रैकेट, डबल करली ब्रैकेट से स्टार्ट करके डबल करली ब्रैकेट पे एंड करता हूँ। ये वाला जो मेथड होता है कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने का, इसमें आपकी HTML इनकोड होती है। यानी अगर मैं इसके अंदर कोई HTML के कोड डिस्प्ले करवाऊंगा ना, ये देखें हेलो,
और मैं उसका रिज़ल्ट लिखूँगा, तो वो HTML एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी इनकोड होके, HTML एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं HTML इनकोड ना हो, HTML काम करे, तो फिर डबल करली ब्रैकेट नहीं, सिंगल करली ब्रैकेट और डबल इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, उससे स्टार्ट करें और इसी से एंड करें। आप देखें रिजल्ट, हेलो बोल्ड होके आ गया। तो जो हमने पेजिनेशन डिस्प्ले करनी है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कस्टमर्स का, वो करें और आगे कहें लिंक्स, बस इतनी सी बात। ज़रा रिफ्रेश करें, वो चूंकि खुद ही HTML जनरेट करेगा, जिस वजह से अच्छा ये जनरेट हो गई HTML, मगर अभी हमने इसको हैंडल करना है, इसको मैनेज करना है। हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं HTML का थीम, वो बूटस्ट्रैप 5 का है। तो बूटस्ट्रैप 5 से की टाइप की जो मैंने पेजिनेशन है वो लेके आनी है। ओके, उसके लिए अगर हम लोग यहाँ व्यूज़ में आएँ, तो हमारे पास लेआउट्स, इसके अंदर हम लोग कोड कर सकते हैं, मगर हमने कुछ नहीं करना। हमने इसको करने को कहना है लारावेल को कि ये करे हमारे लिए। आप सिर्फ ये सर्च करें। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि नाइस एडमिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बूटस्ट्रैप 5 ही है। मुझे ये याद पड़ता है, बूटस्ट्रैप 5 ही है। एक दफ़ा सोर्स कोड देख लेते हैं। जी, बूटस्ट्रैप 5 है। गुड हो गया। मैं सर्च करता हूँ लारावेल पेजिनेशन लेआउट फॉर बूटस्ट्रैप 5। बूटस्ट्रैप 5 के लिए मुझे लारावेल का पेजिनेशन चाहिए। पेजिनेशन एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप 5 के लिए। ओके, ये देखते हैं क्या कहता है। पहला लिंक, हमने काम करना ही नहीं, हमने बहुत सिंपल सा, ये तो पूरा तरीका बता रहा है, ये करें वो करें और सारा कुछ। एक कमांड होती है वो ना, मुझे बस वो कमांड हमने लगानी है, वो मुझे यहाँ से मिल जाए। ये जो सीड करके कंट्रोलर करके पेजिनेशन मुझे चाहिए भाई, पेजिनेशन का लेआउट। हाँ जी, ये कमांड है। बस ये कमांड कॉपी करें और ये कहाँ पे, जहाँ पे आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाई है, ये की है, इसे ऊपर कर दें चाहे इससे नीचे कर दें, डजेंट मैटर। ये जो है ना पेजिनेटर वाला, पेजिनेटर ऑटोमेटिकली आएगा। ये आ गया जी। इसमें से आपने ये इल्यूमिनेट पेजिनेशन ये वाला एंटर किया, बाकी कोड वही है। डेट्स ऑल, ये यूज़ हो गया ऊपर, ये देखिए ये यूज़ हो गया। अच्छा बस इतने। अब ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, वापस अपने रिजल्ट पे जाते हैं, क्या होता है। ये ले, आपकी पेजिनेशन सेट हो गई ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप HTML प्रोवाइड करता है वो किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम नहीं करेगी, सिंपल HTML के लिए होती है। मगर वाइड यूज़ ऑफ और थैंक्स फॉर लारावेल, उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दिया। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है और उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी पेजिनेशन करनी है। अब नोट करें, आखिरी रिकॉर्ड मेरा 23 तक आता है। मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, ऊपर URL पे नोट करें तो पेज 2 का वो लग गया, और मैं यहाँ पे पेज 2 सेलेक्ट हुआ भी नज़र आ गया आपको। और ये देखें 43 अब स्टार्ट हो रही है, ये 1 के बजाय 24 ID से। 23 लास्ट एंड हुई थी पेज नंबर 1 पे, पेजिनेशन आपकी बन गई। ज़रा क्यूरी पे नज़र दौड़ाएं, लिमिट 20, ऑफसेट 0 के बजाय ऑफसेट 20 है, यानी कि अब 20th रिकॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है और 20 रिकॉर्ड्स उठा रहा है। लिमिट उसकी ये है, ये काउंट वाली तो चलेगी ड्यू टू दिस टोटल रिकॉर्ड। ये हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं जो आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समझने की चीज़ है। मैंने इस कस्टमर के टेबल को, इस कस्टमर के मॉडल को कनेक्ट करना है ऑर्डर के मॉडल के साथ।
यानी हर कस्टमर के हिसाब से जितने भी उसके ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स मुझे डिस्प्ले करने या इसके साथ चाहिए। ओके, एक काम करता हूं मैं, जो कस्टमर का मॉडल है दिस वन, गौर करना है आपने, पब्लिक फंक्शन मैंने ऑर्डर बनाने हैं, ऑर्डर, ठीक है जी, ऑर्डर उठाना है मैंने, ये फंक्शन जो है ये मेरा ऑर्डर उठा के लाएगा। अच्छा, ये नहीं, ये उसने खुद ही कोड दिया है मगर ये कोड नहीं चाहिए। वो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो रिलेशनशिप बनाना है, ये रिलेशनशिप मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ, वो किस टाइप का होगा। वन टू मैनी यहाँ बनेगा, मेरा कस्टमर एक है और इसके साथ एक से ज़्यादा ऑर्डर्स अटैच हो सकते हैं। तो वन टू मैनी यानी वन कस्टमर के साथ मैनी रिकॉर्ड्स, मैनी ऑर्डर हो सकते हैं, एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। रिटर्न नहायत आसान, दिस हैज़ मैनी ब्रैकेट ऑर्डर का टेबल कॉलन कॉलन क्लास, दैट्स ऑल, बस। और ये एक लाइन का कोड, चंद वर्ड्स का कोड मैजिक करेगा आपके काम करने में। आपका रिलेशनशिप बन चुका है। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखते हैं कि आया बन चुका है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है, जब तक मैं इस रिलेशन को कॉल नहीं करूँगा ये रिलेशन, इसकी डेटाबेस की एग्जीक्यूशन कॉल नहीं होगी। ये बन गया रिलेशन, रिफ्रेश करता हूँ, नंबर ऑफ क्यूरीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने रिलेशन के डेटाबेस के रिकॉर्ड को कॉल ही नहीं किया। अब मैं ना इस एक और कॉलम बनाता हूँ और मैं कहता हूँ हर एक के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तादाद मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए, कितने ऑर्डर्स हैं। उसके लिए वो जो हमने टेबल बनाया है उसमें एक टीडी का मैं और इजाफा करता हूँ, ऊपर से एक ऑर्डर्स, ऑर्डर्स सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे गौर से कस्टमर का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मैंने वहां पे कस्टमर के मॉडल के अंदर किस नाम से बनाया है अभी मेथड, ऑर्डर के नाम से, उसका काउंट, दैट्स ऑल। कस्टमर के जो ऑर्डर हैं उसके काउंट, कुछ भी नहीं किया मैंने, कितने ऑर्डर हैं अभी पता चल जाएगा। फ्रेश, हियर इज द मैजिक। आपकी मेमोरी का साइज थोड़ा सा बढ़ा, 21 MB हो गई 19-20 MB से, ये नहीं बढ़ा, अच्छी बात है, मगर आपकी नंबर ऑफ क्यूरीज बढ़ गई, ये देखें। और यहां रिजल्ट भी देखें, ऑर्डर आईडी के साथ मेरे 10 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर आईडी 11 के साथ भी 10 ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर नंबर 20 के साथ, कस्टमर आईडी 20 के साथ 15 ऑर्डर्स हैं, और जिनके ज़ीरो नज़र आ रहे हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं। क्यूरीज पे जाते हैं तो ये देखें, ये पहली 2 क्यूरीज तो पहले भी चल रही थी, जो मज़ीद 20 क्यूरीज का इजाफा हुआ है क्योंकि 20 रिकॉर्ड हैं कस्टमर्स के, और हर रिकॉर्ड के साथ ऑर्डर्स की एक क्यूरी लग रही है अटैच होके, उस कस्टमर आईडी के साथ अटैच होके रिकॉर्ड उठाए जा रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे 100 या 50 कस्टमर्स डिस्प्ले किए होते, उतनी क्यूरीज का इजाफा हो जाता, और मैंने मज़ीद लूप लगा के अभी ऑर्डर्स शो नहीं किए, उनका काउंट शो किया। मगर इस तरह बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपकी डेटाबेस पे लोड पड़ जाता है, आपका पेज स्लो हो जाता है, मगर लारावेल ने सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है। यही काम मैं बहुत कम क्यूरीज में सेम रिजल्ट लूँगा एक छोटे से कोड के साथ, और वो मैजिक करेगा। वो क्या, आपने जहाँ पे ये क्यूरी लगा रहे हैं ना, ये मैं ये कर रहा हूँ पेजिनेट, इसके आगे पेजिनेट तो एंड में करते हैं ना, इसके आगे मैं क्यूरी लिखता हूँ। क्यूरी लिखने का फ़ायदा ये होता है कि फिर ये चेन मेथड ज़रा सही तरीके से काम करता है। ये ऑप्शनल है, ना भी लिखें तो। मैंने कहना है विद, और अपने रिलेशन का नाम देना है। मेरे
कस्टमर के रिलेशन में एक ऑर्डर के नाम का रिलेशन बना हुआ है। आगे आप उसी तरह कंटिन्यू करें, पेज इन इट, दैट्स ऑल। लेट्स सी, सेव किया। याद रखें इससे पहले 22 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं, डेटाबेस की साथ इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई है 22 क्यूरीज की। रिफ्रेश, क्यूरीज ओनली 3। मैजिक 20 MB पे वापस आ गए बजाय के 21 MB पे जाने के। हुआ क्या, देखें, उसने बजाय एक 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 रिकॉर्ड उठाने के ऑर्डर्स के, उसने वो आईडीज़ ली जो इन 20 की थी और उसने कहा कि मुझे इन आईडीज़ के अगेंस्ट जो ऑर्डर्स हैं वो दे दो, जस्ट इन सिंगल क्यूरी। विद क्या करता है, मैंने उसे ये कहा कि भी आप जब क्यूरी लगा रहे हैं तो साथ ही ये ऑर्डर वाले की क्यूरी भी लगा दें, इसके साथ ही ऑर्डर लेके आए मेरे इस ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं कस्टमर्स का ऑब्जेक्ट। वरना पहले क्या हो रहा था कि मैंने नहीं लगाई थी, तो जब मैं लूप लगा के उसको गेट कर रहा था, 1 बाय 1 लूप का एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, तो 1 बाय 1 उसकी क्यूरी लग रही थी, वो टाइम स्लो हो रहा था। तो ये इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां हमने विद हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा होता है, काम खराब हो रहा होता है, रेयर केसेस होता है क्योंकि वो जो रिलेशनशिप का आप डाटा उठा रहे होते हैं उसमें आगे मजीद लोडिंग हो रही होती है, तो ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं, विद के बगैर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये इस सिनेरियो में, इस केस में मैं कर ये रहा हूँ, मैं अभी ऑर्डर्स डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनका काउंट डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो मैं इसको मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसका डाटा नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि वो डाटा उठा रहे हैं ना, तो आप अगर क्यूरी पे गौर करें तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स के सारे कॉलम्स उठाए जा रहे हैं, मेमोरी में आ रहे हैं, मेमोरी यूज हो रही है, ये मेमोरी के अंदर डाटा रखा जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे, मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। फिलहाल मेरा है काउंट काउंट डिस्प्ले करवाना है मैंने। तो मैं क्या करूंगा, क्यूरी में थोड़ी सी तब्दीली लाऊंगा, विद के बजाय मैं कहूंगा विद काउंट, बस ऑर्डर। हाँ, अब इसको यहां डिस्प्ले करवाते वक्त मैं फिर ऐसे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट, ऐसे कहूंगा। विद काउंट करेंगे तो फिर इस तरह हो जाएगा। रिफ्रेश, क्योंकि मैं कर ही सिर्फ काउंट डिस्प्ले रहा हूं ना, करवा रहा हूं। ले जी, काउंट डिस्प्ले हो गया और क्यूरीज भी 2 रह गई। ये देखिए, उसने जो एक ही मेरी सिंगल क्यूरी लगाई थी काउंट कस्टमर स्टैटिक वाली, उसके अंदर ही काउंट की एक एग्जीक्यूशन कर दी और ऑर्डर अंडरस्कोर काउंट के नाम के एक कॉलम का इजाफा कर दिया। मेरी क्यूरी भी स्मार्ट हो गई। क्यूरी सीखने की आपको ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ लारावेल कर रहा है। आपने स्मार्टली खेलना है, आपकी मेमोरी और कम, टाइम और कम हो जाएगा और आपको आपका रिजल्ट भी मिल गया। हाँ, अगर आपने ऑर्डर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाने होते, फिर आपने काउंट नहीं, फिर खाली विद लगा के और यहाँ पे आप सारा डाटा, हम करते भी हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक लर्निंग करवा रहा हूँ मैजिक ऑफ रिलेशनशिप की। ये रिलेशनशिप ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। आप इतना मैनुअल काम करेंगे, डाटा उठा कर लाएंगे, डेफिनेटली वो एक हैक्टिक होगी। कितने लंबे लंबे काम, पेजिनेशन के लिए क्या कुछ करना पड़ता है डेवलपर्स को, विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। फ्रेमवर्क का मैजिक, लारावेल का मैजिक, आपने रिलेशनशिप का डाटा उठाना है, मैजिक। और सेकेंड, ये जो ऑर्डर काउंट के नाम का, मैं कहता हूँ यार ये मैंने इस नाम से नहीं बनाना, आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। आप कहें एज OCNT ऑर्डर काउंट, मैंने शॉर्ट कर दिया। आपने इस नाम से उठाना है और अब वहाँ आप डिस्प्ले करवाते हो OCNT, तो आपकी मर्जी, वरना बाय डिफॉल्ट वो आएगा। रिफ्रेश, सब कुछ वही। क्यूरी पे जरा सी चेंजेस आएंगी कि OCNT के नाम का आ गया, एज पहले ऑर्डर काउंट आ रहा था, बस इतना सफ़र है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको और बताता हूँ, एक्चुअली इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए। ये हमने जहाँ रिलेशन बनाया, याद रखें जो मेरा ऑर्डर था उसके अंदर कस्टमर अंडरस्कोर ID के नाम का कॉलम मौजूद था।
आपने वहाँ पे उसे कुछ नहीं बताया, उसको कैसे पता चला कि कस्टमर आईडी का कॉलम मैंने उठाना है? एक्चुअली ये बहुत स्मार्टली खेलता है। आप चूंकि कस्टमर के कस्टमर के मॉडल के अंदर बैठ के आप ऑर्डर में से डाटा उठा रहे हैं, तो वो उस टेबल में इसके नाम के मुताबिक ही कॉलम को सर्च करेगा ऑटोमेटिकली। आप कस्टमर के मॉडल में हैं तो इसने कस्टमर आईडी वहाँ ढूंढना है। अगर आप मिसाल है यूज़र के मॉडल में होते तो इसने यूज़र आईडी वहाँ ढूंढना है, वो ढूंढता। मगर ऐसा पॉसिबल है कि मेरे कॉलम का नाम चेंज हो, कस्टमर्स आईडी भी होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैंने कस्टमर आईडी जान के ऐसा रखा था ताकि ये काम करे। इन केस वहाँ पे नाम चेंज है, एबीसी भी हो, कॉलम नेम डजेंट मैटर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कि हमारा ये सिस्टम काम नहीं करेगा, लारावेल फेल हो जाएगा, नहीं। सेकंड पैरामीटर है ही इसीलिए आपने नाम बता देना है कि जी वहां पे इस नाम के कॉलम को उठाओ भाई जाके। अब इत्तेफाक की बात है कि मेरा है ही कस्टमर आईडी और वो कस्टमर आईडी जनरेट करता है। यहाँ पे एबीसी आईडी हो, सी आईडी हो, कस्ट आईडी हो, कुछ भी रख सकते हैं, डेवलपर की मर्जी या डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले की मर्जी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टक हो जाएंगे, नहीं। कोई एक कॉलम है, आप चलें मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैं कस्टमर आईडी से नहीं, कोई और है ऐसा कॉलम जिससे मैं अमाउंट, मगर अमाउंट पे डाटा नहीं है मैं मिलेगा क्योंकि मैच ही नहीं करेगा। मगर अमाउंट के साथ मैं आपको रिलेशन बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अमाउंट, रिफ्रेश इट, 000 आ रहा है क्योंकि डाटा नहीं मैच होगा। मगर आप क्यों नहीं देखें, काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर्स डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट अमाउंट, यानी ऑर्डर के अंदर अभी अमाउंट के कॉलम के साथ वो मैचिंग कर रहा है, जो कि डेफिनेटली मैच नहीं होना, डाटा नहीं मिलना, एरर भी कोई नहीं आना। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कॉलम आप बदल सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम नेम दे देंगे जो वहां एग्जिस्ट नहीं करता तो डेफिनेटली एरर आएगा। और एरर आ गया, और एरर साफ पढ़ें, अननोन कॉलम ऑर्डर्स डॉट अमाउंट 123 है ही नहीं, इसलिए सही कॉलम नेम का इंतखाब करें, यानी कस्टमर आईडी। ये एक इंप्रूवमेंट, ये एक अंडरस्टैंडिंग। सेकंड अंडरस्टैंडिंग, मेरा ये जो कस्टमर का टेबल है इसकी आईडी के साथ उसके कस्टमर आईडी ने मैच होना है। इस कस्टमर के टेबल की आईडी के साथ ऑर्डर के अंदर मौजूद कस्टमर आईडी। मुमकिन है कि मेरे इस कस्टमर के टेबल में कॉलम का नेम डिफरेंट हो, आईडी ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये आईडी उठा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ना हो तो जो हमारा अगला पैरामीटर है, नेक्स्ट पैरामीटर, जो कि ऑप्शनल है, वो यही है। वो कहता है आप अपनी आईडी बता दें। हो सकता है ना कि मैंने जब डेटाबेस डिज़ाइन करने वाले ने यहाँ कस्टमर के अंदर इस कॉलम का नाम, ये विड्थ कम है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा, आईडी है ना, आईडी नज़र नहीं आ रहा। चलें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखें आईडी है, आईडी का नाम उसने कैपिटल आईडी लिख दिया हो, आइडेंटिफिकेशन लिख दिया हो, कोड लिख दिया हो, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। ये कोई लाजमी नहीं है कि आईडी रखी जाए, बस वो प्रैक्टिस ऐसी बनी हुई है कि आईडी ही मोस्टली यूज़ होता है। बड़े अरसे से मैं कोड कर रहा हूँ, मैं आईडी ही शुरू से रखता हूँ। हाँ, शुरू में मैं पहले कैपिटल आईडी रख दिया करता था। वैसे भी लारावेल वगैरह में चूँकि प्रैक्टिस इसकी है तो अब यूज़ टू हो गए, हम आईडी ही रखते हैं। मगर ये मैं बता रहा हूँ कि ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि आपने आईडी ही रखना है, कुछ भी रखा जा सकता है। और आपका कॉलम नेम जो भी है आप वो यहाँ मेंशन कर दें ताकि आपका रिलेशनशिप ब्रेक ना हो टेबल्स के दरमियान का। ये ज़हन में रखें। ये थी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट। सेकंड, अगर हम ऑर्डर के टेबल में आ जाएं, ऑर्डर के, मैं टेबल इसी को कहता हूँ, ये मॉडल को ही कह रहा हूँ। ओके, डजेंट मैटर मेरे पास बैक एंड पे डेटाबेस कौन सी है, डजेंट मैटर उसके स्ट्रक्चर या उसके कोड्स या उसके सिंटैक्स क्या है, मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे ये कोड्स हर किस्म की डेटाबेस पे काम करेंगे। आप चेंज कर लें, आप सर्च कर सकते हैं कि लारावेल में किस किस किस्म की डेटाबेस सपोर्ट करती हैं। अदरवाइज़ आप ODBC के थ्रू कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लारावेल के साथ। लारावेल, ओरेकल है, बिग क्यूरी है, इसके अलावा MariaDB और MySQL तो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इस तरह और भी हैं डेटाबेसेस, आप सब यूज़ कर सकते हैं। जी, मैं बता रहा था कि ये ऑर्डर आ गया ना, ऑर्डर।
अब इसका रिलेशन मैंने बनाना है वापस बैक कस्टमर के साथ, और मगर वो उस रिलेशन की जो नोयत होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। वो पहले हमने जो रिलेशनशिप बनाई थी वो थी 1 to many, ये रिलेशन बनेगी 1 to 1, क्योंकि ये जो एक ऑर्डर है ये एक ही कस्टमर के साथ अटैच हो सकता है। एक से ज़्यादा कस्टमर का ऑर्डर नहीं है, एक बंदे ही एक ऑर्डर एक बंदे ने किसी ने किया होगा ना, दूसरा ऑर्डर किसी दूसरे ने किया हो सकता है। तो मैं पहले वही पब्लिक फंक्शन कस्टमर ये मैं बना रहा हूँ, इसके लिए ये वाला यूज़ होगा। इसने खुद ही मुझे सजेशन दे दी, मैंने टैब दबाया, आ गया बिलोंग्स टू, कि ये वाला ऑर्डर किस से बिलोंग करता है। कस्टमर के मॉडल का नाम बताया, दैट्स ऑल। जब आपके पास ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा तो आप देखना चाहेंगे कि यार ये ऑर्डर किस कस्टमर का है, तो उसी तरह ऑर्डर का ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी कस्टमर और आगे व्हाटएवर जो भी है वो आप कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर भी बिल्कुल वही रूल्स फॉलो होंगे। अगर आपकी यहाँ पे कॉलम नेम कस्टमर आईडी के बजाय कुछ और है, वो जो कुछ और है वो आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पे कॉल करें। याद रखें वहाँ पे 1 to many में ये था कि मैं कस्टमर के मॉडल में था, मगर मैं कॉलम नेम ऑर्डर वाले का दे रहा था। यहाँ पे डिफरेंट है, मैं हूँ ऑर्डर के मॉडल के अंदर, मगर कॉलम भी मैं इसका दूंगा। बिलोंग टू में उल्टा काम होता है, इसका कॉलम देना आपने कि ये यहाँ से कौन सा कॉलम है आपका जो उसके साथ मैच करेगा, और उसका कौन सा कॉलम है आईडी, यानी वही सब कुछ लिखना आपने वैसे। तो ये डिफ़ॉल्ट है, मैंने टेबल के नेम्स ऐसे रखे हैं कि वो ऑटोमेटिकली यही स्नैरियो बन रहा है। तो ये आप ना भी लिखें तो ये चलेगा, पर चलें मैं लिखा रहने देता हूँ, ये रिलेशन हमारा काम आएगा लेटर ऑन। अभी वापस आते हैं जहाँ हम डाटा डिस्प्ले कर रहे थे। मैंने सिर्फ काउंट डिस्प्ले नहीं करना, मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए। उसके लिए एक तो मैं ये विद काउंट ख़त्म करूँगा, सिर्फ विद चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे रिकॉर्ड चाहिए ना, सिर्फ काउंट नहीं चाहिए। अगर सिर्फ काउंट चाहिए होगा तो मैंने वो स्नैरियो आपको बताया कि आपने कैसे उसके साथ काम करना है। विद यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये ख़त्म करूँगा। इस टीडी के अंदर मैं एक टेबल का और इजाफा करता हूँ और उसमें मैं छोटा सा लूप लगा देता हूँ, कस्टमर ऑर्डर ऐसे। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, मैंने वहाँ पे मेथड बनाया, फंक्शन जो बनाया है कस्टमर की मॉडल के अंदर, मगर यहाँ पे मैं यूज़ करते हुए उसे एज आ फंक्शन या मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, और आपने करनी भी नहीं, वरना ये काम नहीं करेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो उस सूरत में वो क्या करेगा। मैं ये लूप लगाया ऑर्डर, हाँ जी, ऑर्डर की आईडी, और ऑर्डर में क्या क्या था, ऑर्डर की अमाउंट। अच्छा, वापस चलते हैं, रिफ्रेश। ये देखें जी, इसके 10 ऑर्डर थे, उसके 1 इसकी ये अमाउंट थी। अब मैंने टेबल को वो नहीं किया, हम थोड़ा सा ये टेबल है, क्लास टेबल लगाते हैं, और दूसरा देखते हैं टेबल बॉर्डर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लगा लेंगे। ये टेबल सा बन गया, जिसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका तो कोई टेबल भी नज़र नहीं आ रहा, जिसके कोई ऑर्डर नहीं है, कहने का मतलब है ये देखें जिन जिन के ऑर्डर्स हैं वो साथ में ऑर्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। और क्या था ऑर्डर में, मैं ज़रा ऑर्डर के टेबल में देख के आते हैं हम लोग। उसकी क्रिएशन टाइम था, हमें जिस ज़रूरत नहीं, अपडेट टाइम था, कस्टमर की आईडी है, डेट कब बनाया गया है ऑर्डर, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये हमें इनमें से फ़िलहाल कुछ भी डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं। डेट हाँ चलें शो कर लेते हैं, ऑर्डर की डेट क्या थी, डेट शो कर लेते हैं। अच्छा, डेट मैं जाके देखता हूँ कि आया मैंने ऑर्डर के मॉडल के अंदर इसको कास्ट सेट की हुई है, एग्जैक्टली की हुई है। अब होगा क्या, इस कास्ट का क्या फ़ायदा होगा कि वो जो कॉलम डेट है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा कार्बन जो पीएचपी की लाइब्रेरी है उसका। अब कार्बन लाइब्रेरी के जितनी भी कमांड्स या फंक्शंस हैं वो मैं इस्तेमाल कर सकूंगा यहाँ पे। कार्बन का मैजिक
मिसाल के तौर पे ऑर्डर, डेट, और मैं कहता हूँ अगर मैं कुछ नहीं कहता चले तो ये ऐसे नज़र आएगा, इस तरह की डेट जो डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल का फॉर्मेट है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट चाहिए। मैंने डेट पहले शो करनी है तो आगे आप फॉर्मेट डे शो हो, डैश हो, मंथ का नाम हो, डैश हो, और ईयर हो, वाई, कैपिटल वाई मीन्स के फुल ईयर। एरर क्या आया है? फॉर्मेट ऑन, मैंने कहीं गलत कुछ किया। ऑन स्ट्रिंग, ये तो, हाँ, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? डेट बना तो रहा हूँ, कास्ट, ये गालिबन प्रोटेक्टेड होता है या पब्लिक, मुझे याद नहीं आ रहा। फ्रेश, अभी पता चल जाएगा। मैं वापस फॉर्मेट लगाता हूँ तो पता चलेगा कि काम ठीक हुआ है कि नहीं। कॉल टू, असल में रिसेंटली ना एक चेंज किया है लारावेल ने। मैं यूज़ टू हूँ कि जब हम लोग ये बनाते हैं ना रेफरेंसेस, तो हमने इसके अंदर बनाया करते थे पब्लिक डेट्स, तो जिन जिन को डेट रखना मकसद होता था तो वो कॉलम नेम हम ऐसे कर देते थे। अभी रिसेंटली ये चीज़ उन्होंने डेप्रिसिएट कर दी है लारावेल ने, तो वो अब ये वो कहते हैं कि आप कास्ट में ही, ये कॉस्ट होता है या कास्ट्स होता है मुझे ये याद नहीं। मैं जो पीएचपी का एडिटर इस्तेमाल करता हूँ वो ऑटो फिल कर देता है ये सारा कुछ, मुझे इसलिए याद नहीं है, मेरी आदत उसने ख़राब की है। मगर मैं देख रहा हूँ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड एडिटर है ये नहीं कर रहा, तो मुझे थोड़ी दुश्वारी हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कोई प्लगइन सर्च करता हूँ लारावेल के लिए, मुमकिन है होगा, यकीनन होगा, ये बहुत अच्छा है। जी, वही बात हुई, मैं मिस्टेक ये कर रहा था कि मैंने कास्ट लिखा हुआ था, कास्ट्स नहीं, तो वो एक्चुअली कास्ट्स होता है। वो जैसे ही मैंने किया है, डेट को इसमें डाला है, वो काम हो गया, और ये देखें मेरा फॉर्मेट काम करना शुरू हो गया। यानी अब उसको कहाँ गया ये अब वो उसको एज अ कार्बन के ऑब्जेक्ट के उठा रहा है। कार्बन के ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट लगता है, पहले नहीं उठा रहा था, तो ये डेट कार्बन का ऑब्जेक्ट नहीं था, सिंपल स्ट्रिंग थी, तो एरर ये दे रहा था कि स्ट्रिंग पे तो फॉर्मेट का मेथड चल ही नहीं सकता एक सिंपल स्ट्रिंग को। वो उसका ऑब्जेक्ट होगा कार्बन का, पीएचपी की कार्बन लाइब्रेरी का, देन वो ये काम करेगा, और वो अब काम कर रहा है। अब आप कार्बन के बाकी चीज़ें हैं जैसे डिफरेंस फॉर ह्यूमंस, अब देखें आपको वो फिर इस तरह का डिस्प्ले करवाएगा। ये भी वही मसला कि ऑटोमेटिकली नहीं ना मुझे वो सजेस्ट कर रहा, तो मुझे स्पेलिंग नहीं याद। वो कह रहा है डिफरेंट, अच्छा ये देखें, मैं पीएचपी कार्बन लाइब्रेरी, वहाँ जाएं तो ये मज़ीद इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ना बंद कर देता हूँ। ये देखिए मुझे वो स्पेलिंग नहीं याद, ह्यूमन में सर्च करता हूँ, किधर है यार, सर्च तो हो रहा है, 185 रिज़ल्ट है, मगर जिस सर्च के आगे नहीं जा रहा। ये सारे आप ये सारे कमांड्स हैं जो आप ये देख रहे हैं, जो आप इसको लगा सकते हैं कार्बन के ऑब्जेक्ट को। मैं वो रिलेशन वो वाला लेके आना, मैंने ह्यूमन डिफ फॉर ह्यूमंस था कि यार यही था, डिफ फॉर ह्यूमंस था, रिफ्रेश मेथड, हाँ, कुड नॉट पार्स DMY, फेल टू पार्स टाइम पोजीशन। अच्छा अब ये एरर नहीं दिया उसने, उसने कहा है, हाँ हाँ हाँ, ओह, मैं पहले ठीक कर रहा था, ये अंदर वाले ये फॉर्मेट तो ख़त्म करने हैं ना, ये तो फॉर्मेट के साथ लगने हैं, तो वाह। अच्छा जी, इसको अब रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें अब वो इस तरह का जी 19 आवर्स अगो, ये इस तरीके से वो देना शुरू हो जाएगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा है गूगल पे, यूट्यूब पे लिखा होता है जी पब्लिश्ड,
इतने दिन अगो, इतने घंटे, इतने मिनट पहले। तो ये डिफरेंट फॉर ह्यूमंस जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी कार्बन लाइब्रेरी आपके ये काम आसान कर देती है। ये अमाउंट है, ये अब इसकी हेडिंग भी हमने नहीं शो कराई। चलें एक बना लेते हैं। TH, ये आईडी है, ये अमाउंट है और ये डेट है। रिफ़्रेश किया सेव करके तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आना शुरू होगी। मज़ीद वो टेबल जो है उसको वो आप लगा लें, टेबल बॉर्डर्ड रिफ़्रेश, बॉर्डर बन गया। ये था जी हम लोगों ने आज जो मेजर चीज़ सीखी, डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाना। अभी हमने इसमें फ़िल्टर नहीं बनाया, मीन्स कि मुझे कोई एक आध रिकॉर्ड सर्च करना है, अभी वो हमने नहीं किया। मेरा ख्याल है इसी लेसन में वो भी कवर कर लेते हैं। डेटाबेस को हम फ़िलहाल क्लोज़ करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे लारावेल की अथेंटिकेशन लॉगिन सिस्टम की तरफ, ताकि हम लोग मज़ीद फॉर्म और दूसरी चीज़ें सीख सकें। इसमें मैं एक यहाँ पर इससे ऊपर जहाँ मैंने टोटल कस्टमर शो किया है, यहाँ पर किधर गया टोटल कस्टमर्स, ये इसके साथ ही इनपुट टाइप सर्च, क्या रिज़ल्ट आता है चेक करते हैं। ये आया, ठीक है जी। इसके अंदर प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर सर्च इन कस्टमर्स रिफ्रेश, ये आ जाएगा। ओके, इसको छोटा सा फॉर्म बना देते हैं। ये नीचे आ जाएगा क्योंकि फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी हम इसके डिज़ाइन से बाद में देखेंगे, अभी मेरा मकसद सर्च बनाना है। इसके अंदर नेम है सर्च, ठीक है। और इसके साथ ही एक बटन बना देते हैं, ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन गया। इसको मैं डेटाबेस बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा देता हूँ, BTN प्राइमरी, ये देखिए थोड़ा छोटा करते हैं, BTN स्मॉल -SM बटन स्मॉल, ये हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस पर लिख कर एंटर करूँ। अभी क्या होगा ये देखें, मैं सपोज मैंने कहा है कि एडम के नाम का अगर कोई कस्टमर है तो वो ज़रा सर्च करके लेके आओ। सर्च पे क्लिक किया, ये देखें ऊपर सर्च एडम आ तो गया, मगर रिज़ल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आया। 1171 के रिज़ल्ट हैं और उतने ही 59 पेजेस हैं, कोई फ़र्क, क्योंकि मैंने भी कोड ही नहीं किया। आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ये डाटा रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, डाटा चूँकि आ रहा है गेट मेथड में, तो गेट मेथड को रिसीव करने के लिए मैं डाई करता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट सर्च इसका डाटा। तो सर्च में मैंने लिखा था एडम, मुझे नहीं पता एडम के नाम का कोई कस्टमर है भी कि नहीं, बहरहाल मैंने ऐसे एक नाम लिख दिया एडम, वो देखें ये रिसीव हो गया। अच्छा, अब इस चीज़ को कट किया, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्यूरी लगा रहे हैं, इसको मैं ना लाइन बाय लाइन इस तरह लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो एंडिंग मेथड होता है इससे ऊपर ही, ये विद से चाहे ऊपर लगा दें या विद के बाद व्हेन का मतलब है कि जब इधर कंडीशन देनी है कि जब सर्च गेट में मौजूद है तो उस सूरत में आपने ये कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। क्या कमांड? कि आपने इजाफा करना है क्यूरी के अंदर वेयर नेम, कस्टमर का नाम, लाइक और हमारा लाइक की जो क्यूरी होती है उससे पहले भी परसेंटेज साइन और उसके बाद भी परसेंटेज साइन लगा दें। एडम नेम बीच में आए, इधर उधर आए, कहीं पे भी आए, दैट्स ऑल।
अब मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ इसको। क्यूरी में भी हम फ़र्क देखें। लो, ये एक यूज़र हमें मिल ही गया, एडम। ये देखें लफ्ज़ एडम इसके अंदर है। क्यूरी पे ज़रा नज़र मारते हैं। क्यूरी कुछ इस तरह बनी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर्स नेम लाइक, इस तरह। और ये मुमकिन है कि ये नाम ईमेल के अंदर कहीं होता। मैं कहता हूँ कि ईमेल में भी सर्च मार ले कि भाई ईमेल में भी अगर एडम आता है तो वो रिकॉर्ड हमें सर्च करके ला दे। ओके, हम लोग इसी के क्यूरी इसको सेमी कॉलन से बंद नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। और वेयर ईमेल आगे सब कुछ वही है जी, कॉपी कर ईमेल लाइक। अब इसको सेमी कॉलन करें, सेव करें, वापस आएँ, रिफ़्रेश करें, क्यूरी में फ़र्क देखें, 2 रिकॉर्ड हो गए जी, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अंदर एडम आ रहा है। गुड, क्यूरी देखते हैं। क्यूरी में ऐसे इजाफा हुआ, कस्टमर्स वेयर नेम लाइक एडम और ईमेल लाइक एडम। नेम में या फिर मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर में भी तो सर्च हो सकता है ना। कोई फ़ोन नंबर में नाम तो नहीं हो सकता, मगर मैं फ़ोन नंबर लिख कर सर्च तो कर सकता हूँ। इसी की ना कॉपी ले लें, ये सेमी कॉलन एंड से ख़त्म कर दें और ईमेल के बजाय आप फ़ोन टाइप कर दें। दैट्स ऑल। रिफ्रेश करते हैं। अब फ़ोन में तो है नहीं, इसलिए 2 ही रिकॉर्ड रहेंगे। चलें, मैं ऐसा करता हूँ 2115 एंटर। एक ही फ़ोन था। नेम में देखें 2115 नहीं है और ना ईमेल में है कहीं पे, तो वो फ़ोन में मैच हो गया। 007 कहीं आता, ओह 007 तो कितने रिकॉर्ड्स में 7 रिकॉर्ड्स मुझे मिले हैं 007 के। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि पेजिनेशन गायब होगी, गायब नहीं हुई। ये इसका सिस्टम इतना स्मार्ट है। 7 तो रिकॉर्ड्स हैं और पेजिनेशन का जो साइज़ है पेज का 20 रिकॉर्ड्स का है। इट्स मीन कि कोई पेज ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक ही पेज है, पेज नंबर 2 है नहीं। नहीं होगा तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस किस्म का कोड हुआ हुआ है, तो ये हमें चाहिए भी नहीं। यहाँ पे वो खामखा में लिंक्स जगह लें, है ही नहीं, बनते ही नहीं, इसलिए। अच्छा, एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के यहाँ पे जो मैंने सर्च किया ऑलरेडी लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। तो वो जो हमने सर्च बॉक्स बनाया था अपने इसके अंदर, ये बनाया था, इसकी वैल्यू वैल्यू में ये लिख दें, सॉरी, आहो, चले, रिक्वेस्ट गेट सर्च, रिफ्रेश करें। वो कुछ सर्च में होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा आएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखा आएगा। जैसे अपना नाम मैं सर्च करता हूँ, मेरे 7-8 रिकॉर्ड थे जी, 7 रिकॉर्ड थे। ये देखें, ये सारे मेरे नाम के रिकॉर्ड्स आ गए, जोन से भी थे। 030303 मैंने फ़ोन नंबर में डाला था, ये आ गया। ये था जी थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट। आप ह्यूज रिकॉर्ड निकाल के आप उनकी ग्रिड, उनका टेबल, जो भी आप उसको नाम दें, डिस्प्ले करवा सकते हैं रिकॉर्ड्स को, उनका फ़िल्टर बना सकते हैं, उनमें सर्च कर सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता दिया। सर्च नहायत ही आसान है। अच्छा, लारावेल आपकी इतनी ज़्यादा मदद करता है कि ये सर्च क्यूरी में मैं कहता हूँ जो मैंने रिलेशन बना दिया ना, यानी ऑर्डर, ऑर्डर के डिस्क्रिप्शन में भी वो लफ्ज़ होगा ना तो वो सर्च के रिज़ल्ट में आ जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी कमांड नॉलेज कुछ भी ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ यही यही लफ्ज़ ना इसके अंदर, यही लफ्ज़, ये देखिए, और वेयर रिलेशन, रिलेशन का नाम बताएं, ऑर्डर, ऑर्डर के कॉलम का नाम बताएं, DESC, लाइक। अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कोई मैं आगे पीछे तो नहीं कर रहा। उसकी वजह वही जो मैं PHP स्टोर में इस्तेमाल करता हूँ, वो मुझे ऑटो सजेस्ट करता है। यहाँ पे मुझे अंदाजे से तो मेरी आदत ख़राब हुई हुई है। बहरहाल, वेयर रिलेशन यानी रिलेशन का नाम, ऑर्डर का रिलेशन, कॉलम का नाम, उस ऑर्डर के टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन में ये लाइक करवाओ, यानी लाइक करके सर्च करो। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें जी, अगर आप इस क्यूरी पे नज़र मारें तो देखें उसने नेम में सर्च किया,
ईमेल में सर्च किया, फ़ोन नंबर में सर्च किया और ऑर्डर्स में भी जाके उसके डिस्क्रिप्शन के कॉलम में सर्च किया। 5 ही रिकॉर्ड आए हैं। पहले भी वो नहीं मिला होगा ना, कोई किसी के डिस्क्रिप्शन में 030303 नहीं लिखा होगा। चलें एक काम करते हैं मैनुअली ना, मैं कोई ऐसा ऑर्डर में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ जहाँ उसका कोई लफ्ज़ सर्च करवा लेते। ये लफ्ज़ है ना, ये ऑर्डर कस्टमर नंबर 11 का है, ठीक है। सर्च देखते हैं कि कितना अच्छा काम करता है। सर्च लें जी, कस्टमर नंबर 11 आ गया, वो भी आ गया और ये लफ्ज़ इनके ऑर्डर्स में भी है कहीं ना कहीं, वो रिकॉर्ड्स आ गए 4। ले जी, ये हमारी सर्च थी, ये डेटाबेस थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आई होगी और सबसे बड़ी बात समझ भी आई होगी। उम्मीद है आपको मेरा ये कोर्स, ये एक्सप्लेनेशन, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।